नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। इसी सीरीज़ में हम आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास जो है उससे रिलेटेड क्लास ला रहे हैं। इससे पहले जो है हम आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है हिंदी साहित्य में फेमस है। जिस तरीके से आपसे अगर कोई कहता है, अगर आप ये सोचते हैं कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है हिंदी साहित्य से, तो आपको उनमें दो ऐसी कीज हैं जिन्हें पकड़ना पड़ेगा। जिनमें पहला तो आपको बताया जाएगा, आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से पूछेंगे कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो वो सबसे पहले आपको यही बताएगा कि आप जाके डॉक्टर नगेंद्र की बुक पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए। तो पहले तो मैंने यहाँ पे पूरी बुक जो है रामचंद्र शुक्ल की कंप्लीट कराई हुई है, और दूसरे नंबर पे मैं अब आप लोगों के लिए ला रही हूँ डॉक्टर नगेंद्र की बुक, जिसकी 3rd क्लास, ये 4th क्लास है, 3 क्लास अब तक अपलोड हो चुकी हैं। वो आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के सपने को साकार कर सकती हैं। और साथ ही बता दें कि अगर आप इनमें से अपने आप नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो मैं इनके पार्ट जो है बनाती जाऊंगी और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को बनता है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहाँ तक सार्थक है। ओके, तो बस हम यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस क्लास को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम भूमिका 2 पढ़ेंगे और हिंदी भाषा उद्भव और विकास और उसका स्वरूप जो है इसमें हम जानेंगे। ओके, तो आप लोग सिर्फ सुनिए और अपने अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो देखिए, कोई भी बुक आपको एक बार में नहीं समझ में आती है, आपको उसको 2-3 बार, जैसे ही आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें उसके बारे में पता चलती हैं, लेकिन जब आप उससे कई बार मिलने लगते हैं, कई बार मिलते हैं, तो आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से होती है बुक, जितना आप उसे पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, तभी आप उसके बारे में जान सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी बुक को अच्छा या बुरा कह सकते हैं। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे, अधिकतर लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनको अधिकतर नॉलेज है हिंदी साहित्य में, लेकिन बहुत सारे ऐसे मित्र भी हमारे जुड़ते हैं जिनको हिंदी साहित्य में कोई भी नॉलेज नहीं होता है। तो बिल्कुल चिंतित मत होइएगा, हम आपके साथ हैं और आपको हिंदी साहित्य का पूरा परिचय देंगे। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैसिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। उस बोलचाल को भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाग्मय से प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत भाषा के भी 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें वैदिक वाग्मय की रचना हुई है, और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत है, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। संस्कृतकालीन बोलचाल भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवर्तित काफ़ी बदल गई, और जिसे पाली की संज्ञा दी गई, इसका काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल के में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी: पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिनमें मुख्य सौसैनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थी। प्राकृति से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ, और अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है।
आज की प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज के 9 जो हैं भाषाएं हैं, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, सिंधी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। इसे अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम से के अभाव से प्राकृत नामों से ही अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अपभ्रंश और आधुनिक भाषाएं जो है और उपभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। सौरसेनी जो है, सौरसेनी से निकलने वाली हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। लेकिन पश्चिमी हिंदी से भी और उपभाषाएं निकलती हैं, बोलियां निकलती हैं। जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इससे जो बोलियां निकलती हैं राजस्थानी है, पहाड़ी है, गुजराती है इनसे। वैसे ही पैसाची जो है इससे लहंदा और पंजाबी निकलती है। ब्राचड़ से सिंधी निकलती है। नेक्स्ट है आपकी महाराष्ट्री से मराठी निकलती है और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। हिंदी प्रदेश और उपभाषाएं तथा बोलियां जान लेते हैं हम। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। जैसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां आती हैं। हिंदी में पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से निकलती है खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी से निकलती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी कहते हैं। तो जो राजस्थानी है इससे आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी जो है बोलियां निकली हुई हैं। पहाड़ी, तो पहाड़ी पश्चिमी जो उपभाषा है इससे निकली है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी जिसे हम कुमाऊनी या गढ़वाली कहते हैं। बिहारी जो है, बिहारी से भोजपुरी, मगही, मैथिली निकली हुई है। खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसी अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोगों ने खड़ी का अर्थ खरी अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई है। मीन्स इसमें जो खड़ी पाई है इसके आधार पर इसे खड़ी बोली कहा है। जो बड़ा आ की पाई होती है जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं, तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। इसमें जो एक खरापन है इस वजह से भी इसे खड़ी बोली कहा गया है। यूँ अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है और इसमें पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा का पुराना अर्थ है पशुओं या गायों को समूह या चरागाह आदि है। ब्रजभाषा, ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह आदि। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के
अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। हरियाणवी जो है, हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। हरि प्लस यान, कृष्ण का यान इधर से ही द्वारका गया था। हरि प्लस अरण्य, हरा वन तथा हरि अहिर प्लस आना राजपुताना तेलंगाना की तरह है। आदि कई मत दिए गए थे किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। हरियाणी का विकास उत्तर सौसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिर भाटी मारवाड़ी पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणा में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। बुंदेली देखते हैं बुंदेली को। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तक तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है जिससे ईश्वरी के भाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला है मूलतः बुंदेली की एक बोली वनाफरी में लिखी गई है। बुंदेली की एक बोली वनाफरी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है कन्नौजी। तो कन्नौजी के बारे में जान लेते हैं हम। संस्कृत कानिकुब्ज इस बोली का केंद्र है अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी सौसैनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही एक बोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है जिसमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। अवधी के बारे में जान लेते हैं हम। अवधी इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है जिसमें अवधी शब्द बना है। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं कुछ किंतु लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधी का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि हैं। नेक्स्ट है आपकी बघेली। तो बघेली के बारे में जान लेते हैं। बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधी की ही एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, महर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी के बारे में भी हमें जानना आवश्यक है। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ा है और अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ में भी लोक साहित्य है। पश्चिमी राजस्थानी। तो राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। सौसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। मीरा के पद इसी भाषा में है। मीरा के पद जो हैं आपको मिलेंगे जो पश्चिमी राजस्थानी में लिखे गए हैं। उत्तरी राजस्थानी में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहिर वाटी है जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिर वाटी इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में ये बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुर को ढूंढाई भी कहते हैं क्योंकि इसका क्षेत्र नाम ढूंढा है। सौसैनी अपभ्रंश के विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है।
नेक्स्ट है आपका दक्षिणी राजस्थानी। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इनके आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है, जिसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। सौसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। सौसैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। मध्यवर्ती पहाड़ी तो सौसैनी अपभ्रंश में से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः यह गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। भोजपुरी को देख लेते हैं। तो भोजपुरी जो है सबसे अधिक इसका क्वेश्चन भी बन चुका है। तो भोजपुरी जो है बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मांगदी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आज इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया है। मगही के बारे में देख लेते हैं। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी लिखे गए हैं। किसमें? मगही में। मैथिली भाषा, मैथिली के बारे में देख लेते हैं, मैथिली बोली के बारे में। तो मैथिली जो है मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है। यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है, साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है, किंतु हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। इनके अतिरिक्त गोविंदास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इनके अच्छे साहित्यकार हैं। तो मित्रों, आज की ये क्लास थी जिसमें हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू आदि की बात करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई नोट्स बनाया तो हो सकता है उसमें कोई जगह ऐसा कुछ छूट जाए, तो मैं ये अगर क्लास ला रही हूँ तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी फैक्ट यहाँ पे छूटे, क्योंकि ये बुक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हिंदी साहित्य के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर कितनी भी क्लास बने, आप लोग जो है जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहेंगे तो हम इन्हीं पेज की पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पे आप जाके इसको ले सकते हैं और अपनी अध्ययन को और अच्छा कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट कोर्स एनटीए नेट जेआरएफ के लिए दिया जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको हायर एजुकेशन की जो है अपडेट होगी वो देते रहेंगे। हमारा नंबर है 9076657508। ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत ही कम फीस में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें आपको 31 प्रैक्टिस सेट मीन्स 3100 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। कंप्लीट कोर्स होगा पूरा, जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी और आप 100% अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं पहले ही अटेम्प्ट में। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर जिस भी अटेम्प्ट में है, आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़कर। ओके मित्रों, तो इन करेंगे आज की क्लास यहाँ पर और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।